हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज की ये क्लास हमारी NIOS सीरीज़ की 4th नंबर की क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम कोर्स 501 का ब्लॉक 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये 3 यूनिट कर चुके हैं। आज हम लास्ट यूनिट करने वाले हैं। इसको करने के बाद हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सीरीज़ चल रही है NIOS की, ये आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी यूनिट है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की संगठनात्मक संरचना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें NCERT के बारे में, SCERT के बारे में, डाइट वगैरह के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रिया के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर उद्यम और उपलब्धि के उच्च स्तरों की ओर बढ़ता रहे। यानी कि ये मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51A में, जिसमें नागरिकों का कर्तव्य हुआ कि व्यक्तिगत या फिर सामूहिक, यानी कि एक समूह के रूप में या फिर व्यक्तिगत रूप में वो सारे प्रयास करने होंगे समस्त क्षेत्रों में, जिससे कि जो हमारा राष्ट्र यानी कि हमारा देश है वो निरंतर उद्यम की ओर यानी कि आगे बढ़ सके और उपलब्धि प्राप्त कर सके, यानी कि हमारा देश अन्य देशों की तरह प्रोग्रेस कर सके और हमेशा ही आगे बढ़ता रहे। तो ये नागरिकों का कर्तव्य होगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले साथियों मौलिक कर्तव्य की। तो आपको बता दें कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो साथियों जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये बाद में जोड़ा गया है, जिसको मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, और ये इसकी डिटेल जानकारी इधर लिख दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न आयामों में उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD ने भारत सरकार ने देश में प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के दायित्व का विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी कि इसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। तो इसमें देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना की गई और राज्य स्तर पर SCERT की स्थापना की गई, और जिला स्तर पर साथियों डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की गई, जिसको डाइट कहते हैं, और प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर BRC की स्थापना की गई। इनके बारे में अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक संरचना। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर। तो इसमें बात की जाए तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। वहीं बात करते हैं अब राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और वहीं दूसरी ओर बात करते हैं SIMT, तो ये भी राज्य स्तर पर कार्य करती है शिक्षा के लिए। वहीं बात करते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना होती है। डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वहीं बात करते हैं खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर। तो ब्लॉक स्तर पर BRC, जिसको बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो और अंत में बात करते हैं संकुल संसाधन केंद्र की। तो साथियों ये है संगठनात्मक संरचना प्रारंभिक शिक्षा की। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना यानी कि NCERT के बारे में। तो बात करते हैं 1954 के बाद बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसमें से आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है जिनको हाईलाइट किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस 1954 में, बेसिक शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान 1956 में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन 1959 में। बाकी ये जो आपको PDF मिलेगी तो आप बाकियों को भी एक बार देख सकते हैं। तो साथ ही उनकी स्थापना होती है
इसके बाद हम बात करते हैं सन 1961 में बहुत सारी संस्थाओं को एक बृहत्तर राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत ला दिया गया। यानी कि जो बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई उनको एक संस्था के अंतर्गत ला दिया गया और इसका नाम था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT। और इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1961 में और इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो NCERT का मुख्य फोकस विद्यालयी शिक्षा में सुधार लाना था। आगे देखते हैं। NCERT के 4 उद्देश्य हैं। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, यानी कि जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम को आयोजित करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि शिक्षा को आगे बढ़ाना, इसके लिए प्रचार करना, देश में विद्यालयी शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना, यानी कि देश में जो भी एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करने में हेल्प करना। इन कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए NCERT के विभिन्न निकाय या संस्थान निम्नलिखित हैं। तो इनमें जो कार्य करेंगे वो संस्थान कौन कौन से हैं, वो हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET ये भी नई दिल्ली में है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो कि भोपाल में है। तो ये आपको याद रखना है। NCERT की मुख्य अंतरंग परिषद या प्रबंध परिषद इसकी कार्यकारी समिति है, यानी कि जो मुख्य प्रबंध समिति होगी वो कौन सी है, कार्यकारी समिति है। अब बात करते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी होंगे वो सामान्य सभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब बात करते हैं सामान्य सभा में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, UGC का अध्यक्ष, भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रत्येक क्षेत्र में से एक विश्वविद्यालय के, तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन, केंद्रीय विद्यालय संगठन का आयुक्त, निदेशक, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, प्रशिक्षण निदेशक, DGET, श्रम मंत्रालय, योजना आयोग के शिक्षा प्रभाग का एक प्रतिनिधि। तो इन सब का एक प्रतिनिधि होता है। परिषद की कार्यकारी समिति के सभा सदस्य और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी संख्या 6 से अधिक नहीं होगी जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें कम से कम 4 अध्यापक होने चाहिए। तो जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे उनमें कम से कम 4 अध्यापक होने चाहिए। NCERT का सचिव इसका संयोजक होता है। तो जो सचिव होगा वो इसका सामान्य सभा का संयोजक होगा। मुख्य समिति की सहायतार्थ 3 उप समितियाँ होती हैं। ये समितियाँ आर्थिक व अन्य परियोजनाएं चला सकती हैं। इस समिति का अध्यक्ष NCERT का निदेशक यानी कि डायरेक्टर होता है। अब बात करते हैं NCERT की भूमिका के बारे में। तो सन 1961 में भारत सरकार ने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को शिक्षा संबंधी नीतियों को लागू करने में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए NCERT की स्थापना की। तो NCERT की स्थापना होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शिक्षा संबंधी नीतियों बनाने में सहायता करना। इसका विशेष उद्देश्य या संबंध विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता यानी कि गुणात्मक सुधार लाना तथा अध्यापक तैयार करना था। यानी कि जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि अध्यापक यानी कि टीचर को तैयार करना और शिक्षा में कैसे गुणात्मक सुधार लाया जा सके। NCERT शैक्षिक अनुसंधान शोध कार्यक्रम संचालित करने में, यानी कि जो भी शैक्षिक अनुसंधान शोध कार्यक्रम चलेंगे उनको संचालित करने में, उनमें सहायता करने तथा शैक्षिक शोध विज्ञान में प्रशिक्षण आयोजित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। तो ये सारे कार्य कौन करता है, NCERT द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। NCERT के कुछ विशेष कार्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को लागू करना, यानी कि जो भी फ्रेमवर्क बनेगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा उसको लागू करना। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये किसके कार्य हैं, ये सब NCERT के कुछ विशेष कार्य हैं।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे शिक्षा प्रदान करना है, ये कार्य एनसीईआरटी का है। पूर्व बाल्यकाल शिक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार, मूल्य शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अनुकरणीय पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, अध्यापक निर्देशिका, संपूरक अध्ययन सामग्री तैयार करना, ये कार्य एनसीईआरटी के हैं। अध्यापन अधिगम सहायक सामग्री का विकास करना। तो अध्यापन अधिगम जो सहायक सामग्री होगी, जो मटेरियल होगा, उसका विकास करना और उसका उत्पादन करना। बालिकाओं की शिक्षा, प्रतिभा की पहचान तथा उसको पोषित करना, निर्देशन तथा परामर्श देना, ये सब एनसीईआरटी के विशिष्ट कार्य हैं। अब एनसीईआरटी के कार्य देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। तो ये कार्य एनसीईआरटी द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधान। एनसीईआरटी स्वतंत्र रूप से तथा दूसरी संस्थाओं के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करती है। तो किसी भी संस्थान की सहायता से या स्वतंत्र रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एनसीईआरटी द्वारा। यह शोधकर्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम आयोजित करती है तथा विद्यालय शिक्षा में शोध अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए शोध शिक्षावृत्ति प्रदान करती है। तो विद्यालयों में शोध अध्ययन को प्रोत्साहित करने का कार्य एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण, यह शैक्षिक सीढ़ी के विभिन्न स्तरों पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक और ऐसे क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, निर्देशन तथा परामर्श तथा विशेष शिक्षा में अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो ये सभी जो ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं, इनका आयोजन एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं विकास डेवलपमेंट के बारे में। यह विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या, सिलेबस तथा अध्यापन सामग्री का निर्माण करती है या उनका आधुनिकीकरण करती है और उन्हें समाज की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। तो ये कार्य किसका है, एनसीईआरटी का है। सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, यह पात्रता युक्त अभ्यर्थियों के लिए सेवा पूर्व अध्यापकों, अध्यापक शिक्षकों तथा अध्यापक शिक्षा से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं के लिए सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अभिमुखीकरण, यह विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को शिक्षा में हुए नए विकास से, विचारों से, विचारधाराओं से तथा सभी विषयों में नए ज्ञान से अवगत कराने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तो इन प्रोग्राम का आयोजन भी करती है। अध्ययन, खोज तथा सर्वेक्षण, यह विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न शोध अध्ययन, यानी कि जो भी नई खोज होगी, जो शोध किया जाएगा, उसका सर्वेक्षण करने का दायित्व एनसीईआरटी का होता है। मंत्रणा यानी कि सलाह, एडवाइस, तो यह विद्यालय शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उसको एडवाइस देने का कार्य भी करती है। नीति कार्यान्वयन, तो यह भारत सरकार के कार्यक्रमों व नीतियों के कार्यान्वयन से संबंध रखती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को देख लेते हैं। एनसीईआरटी विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय तथा सहयोग करती है। तो किन किन से सहयोग लेती है वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, जैसे यूनेस्को हो गई, यूनिसेफ हो गई, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक इत्यादि एनसीईआरटी के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो इनके मदद से एनसीईआरटी द्वारा चलाई जा रही हैं। परिषद प्राथमिक शिक्षा पूर्व, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रम करती रहती हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये आप देख सकते हैं, इनसे संबंधित कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा इनकी सहायता से चलाए जाते हैं। तो अभी आपने देखा राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी को, अब देखते हैं राज्य स्तर पर एससीईआरटी को। तो राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना को देखते हैं। राज्य स्तर पर कार्यरत दो मुख्य संस्थाएं हैं,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको कहते हैं SCERT, जो कि है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आपको ये फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। तथा राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको कहते हैं SIEMT, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SCERT के बारे में। तो भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर सकती हैं। इसका नियंत्रण या प्रबंधन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है। SCERT 36 स्थानों पर स्थापित की गई है। तो आपको याद रखना 36 स्थानों पर, जिनमें सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, गोवा, जम्मू तथा कश्मीर इत्यादि सम्मिलित हैं। अब इसकी संगठनात्मक संरचना को देख लेते हैं। तो जो विभिन्न विभाग हैं उनको देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सेवाकालीन शिक्षा विभाग आता है, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा विभाग, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शैक्षिक शोध नीति, परिप्रेक्ष्य तथा नवाचार विभाग, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, परीक्षा तथा प्रशासन प्रकोष्ठ, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी विभाग SCERT के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जो कुछ अन्य विभाग हैं उनके बारे में। तो शैक्षिक प्रकोष्ठ, प्रशासन प्रकोष्ठ, लेखा विभाग और प्रकाशन विभाग, ये भी SCERT के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं SCERT की भूमिका। SCERT प्रारंभिक, माध्यमिक तथा अध्यापक शिक्षा के राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग का शैक्षिक विंग यानी कि शाखा है। तो राज्य स्तर में सबसे बड़ी शाखा यानी कि विंग कौन सी है? तो यह है SCERT। विद्यालय शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा में यह परिवर्तन के कर्ता के रूप में कार्य करती है। तो जो नेशनल स्तर पर NCERT का वर्क होता है, वही लगभग राज्य स्तर पर SCERT का वर्क होता है। यह राज्य सरकारों को अध्यापकों, अध्यापक शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजती है। तो ये आपको याद रखना है, राज्य सरकार को प्रस्ताव कौन भेजता है? तो ये SCERT भेजती है। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम के न्यूनतम स्तरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अध्ययन करती है, उसे संशोधित करती है, कार्यनीति तैयार करती है तथा अधिगम सामग्री तैयार करती है। तो ये सारा वर्क SCERT का होता है। यह ऐसी योजनाओं या कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर NCERT द्वारा आयोजित किए गए हों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक आदि से निधिबद्ध हों। तो ऐसी योजनाओं का कार्यान्वित कौन करती है? SCERT। तो सबसे पहले देखेंगे पाठ्यचर्या संशोधन, यानी कि पाठ्यचर्या में संशोधन तथा पाठ्य पुस्तकों का पुनर्निरीक्षण या समीक्षा करना, ये किसका कार्य है? तो ये SCERT का कार्य है। इसके बाद देखते हैं कार्यशालाएं चलाना। यह शोध विधियों पर कार्यशालाएं आयोजित करती है जिसमें योग्यताओं के विभिन्न क्षेत्रों पर बल दिया जाता है। तो ये SCERT के बारे में बात हो रही है। सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण, यानी कि अध्यापकों में अनिवार्य कौशलों का विकास करने के लिए यह अध्यापक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम, प्रोग्राम तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, यह समग्र गुणवत्ता प्रबंधन TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा पर विशेष बल देती है। तो TQM की फुल फॉर्म क्या होती है और इस पर विशेष बल कौन देता है? तो SCERT। निर्देशन, विभिन्न नवाचारी रीतियों जैसे सतत व व्यापक मूल्यांकन, मानक अधिगम प्रारूप, शिक्षण शास्त्र, प्रभावी शिक्षण विधियां इत्यादि पर अध्यापकों को निर्देशन प्रदान करती है, यानी कि डायरेक्शन देती है। अभिमुखीकरण कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रवीणता, वृद्धि, शोध, अभिक्षमता, नेतृत्व, व्यवहार
आदि में अध्यापकों के सशक्तिकरण के लिए यह अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान SIEMT। तो SIEMT एक राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना विभिन्न राज्यों में SCERT के एक पक्ष के रूप में की गई है। तो ये SCERT के एक पक्ष के रूप में विभिन्न राज्यों में स्थापित है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा शोध करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो शैक्षिक आयोजन होगा उसका प्रबंधन करना तथा प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और शोध करना। इसके बाद बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में SIEMT की स्थापना एक आधार संस्था के रूप में हुई है। इस संस्थान का मुखिया एक निदेशक होता है। इसकी एक सामान्य सभा होती है जिसकी अध्यक्षता राज्य का शिक्षा मंत्री करता है। तो यानी कि SIEMT की जो सामान्य सभा होगी इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। इसके अतिरिक्त एक कार्यकारिणी भी होती है जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होता है। तो कार्यकारिणी का अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होता है। SIEMT की मुख्य भूमिका को देख लेते हैं। तो ज्ञानोपार्जन यानी कि ज्ञानोपार्जन में शोध के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति करना, अन्य स्रोतों से प्राप्त शोध निष्कर्ष, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित केस अध्ययनों का संकलन करना, ज्ञान का प्रसार यानी कि मीडिया के प्रयोग से ज्ञान का प्रसार करना, प्रचार करना, प्रकाशन द्वारा प्रचार करना, सुग्राहीकरण सत्रों द्वारा, सेमिनार तथा चर्चाओं द्वारा, यानी कि ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए सेमिनार और चर्चाओं का आयोजन करना। तो ये किसके वर्क हैं, तो ये SIEMT की वर्क और भूमिकाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना, यानी कि अधिकारियों, प्रशिक्षकों, समुदाय के नेताओं का अभिमुखीकरण, व्यावसायिक तथा तकनीकी सलाह देना, जिला स्तरीय तथा सूक्ष्म स्तर पर आयोजन कराना, विद्यालय प्रभावितता में सुधार लाना, संस्थागत योजना विस्तार कार्य। इसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो ये किसके कार्य हैं, तो ये SIEMT के कार्य हैं। इसके बाद देखते हैं तो अब जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना को देख लेते हैं, यानी कि डाइट के बारे में। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग डाइट की अवधारणा तथा इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के फलस्वरूप किया गया है। यानी कि जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो वहीं से डाइट का कॉन्सेप्ट आया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट एक जिला स्तरीय एजेंसी है जो जिला स्तर पर शिक्षा शास्त्रीय क्रियाकलापों का आयोजन, कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग करती है। तो अब डाइट की संरचना तथा शाखाएं देख लेते हैं। तो इसकी जो संरचना है वो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी शाखा, आयोजन तथा प्रबंधन शाखा, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा शाखा, सेवाकालीन कार्यक्रम शाखा, जिला रिसोर्स इकाई शाखा, कार्यानुभव शाखा, पाठ्यचर्या पाठ्य सामग्री विकास तथा मूल्यांकन शिक्षा मूल्यांकन शाखा। तो ये सभी डाइट के ब्रांचेस हैं। तो अब डाइट की भूमिका देख लेते हैं। जिला तथा उपजिला स्तर पर सभी स्टेक होल्डरों के साथ सीधे सीधे बातचीत कर समस्या क्षेत्रों की पहचान करना। तो ये डाइट का कार्य है। प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर लघु शोध तैयार करना तथा संचालित करना, जिले में हो रहे क्रियात्मक शोध क्रियाकलाप को मॉनिटर करना, अध्यापकों तथा अन्य शोधकर्मियों को क्रियात्मक शोध संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करना तथा उन्हें संसाधन सहायता प्रदान करना, शोध निष्कर्षों को बांटना और अपनी अपनी इंटरवेंशन में सुधार लाने के लिए इन्हें जिला स्तरीय योजनाओं में सम्मिलित करना। तो ये सभी डाइट की भूमिकाएं हैं। तो डाइट के बाद अब BRC को देख लेते हैं, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा की ब्लॉक खंड स्तर पर संगठनात्मक संरचना, जिसको BRC कहते हैं। तो डाइट्स को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा
जिला स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलाप की गति को तीव्र करने का दायित्व सौंपा गया। तो जिला स्तर पर ये दायित्व किसका था? तो ये डाइट का दायित्व था। खंड संसाधन केंद्रों यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स बीआरसी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है अध्यापकों और विद्यालय को शैक्षिक मार्गदर्शन देना तथा विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता सुधार क्रियाकलाप कार्यान्वित करना। तो ये किसका उद्देश्य है? तो ये है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी कि बीआरसी का। एक खंड संसाधन केंद्र में 100 गाँव का एक समूह होता है। तो ये आपको याद रखना है, कितने गाँव का एक समूह होता है? तो ये 100 गाँव का एक समूह होता है। एक खंड संसाधन केंद्र के क्रियाकलापों का समन्वय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करता है, यानी कि एक होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसके द्वारा बीईओ के द्वारा ये कार्यान्वित किया जाता है। तो अब बीआरसी की भूमिकाओं को देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय को पर्याप्त स्थान तथा उपकरण प्रदान करना, विद्यालय के भवनों की मरम्मत करवाना और यदि आवश्यकता हो तो विशेष मरम्मत भी करवा सकता है तथा नए भवनों का निर्माण भी करवा सकता है। विद्यालयों को ऐसा पर्यवेक्षण करना जैसे निर्धारित किया गया है। अपने क्षेत्र में अनिवार्य उपस्थिति को लागू करने के लिए उत्तरदायी होना, जहाँ भी संभव हो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, बच्चों को पोशाक अथवा वर्दी यानी कि ड्रेस देना, विद्यालय उत्सवों को मनाना तथा विद्यालय के लिए भ्रमण आदि की तथा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, खंड स्तर पर चलाए जा रहे शिक्षा संबंधी कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को मॉनिटर करना। तो ये सब किसके कार्य हैं? तो ये सब बीआरसी के कार्य यानी कि भूमिकाएं। तो अब बात करते हैं क्लस्टर्स यानी कि संकुल स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना, जिसको सीआरसी कहा जाता है। क्लस्टर यानी कि संकुल 8 से 10 विद्यालयों के समूह को कहते हैं। तो जो संकुल होता है इसमें 8 से 10 विद्यालयों का समूह आता है। संकुल संसाधन केंद्रों यानी कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, इन्हीं को सीआरसी कहा जाता है, के माध्यम से अध्यापक एक साथ आते हैं और अपने विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं संकुल संसाधन केंद्र की भूमिका। विद्यालय को चलाने के लिए नियम तथा क्रियाविधि तैयार करना, विद्यालय निधि का प्रबंधन और बंटन करना, नए सिलेबस या पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था करना, ये सब सीआरसी के वर्क हैं। अध्यापकों के लिए कार्यशाला आयोजित कराना। इसके बाद अब हम बात करते हैं संकुल संसाधन यानी कि सीआरसी केंद्र के कार्यों के बारे में। तो कार्य हैं विद्यालय समष्टि यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स समूह के सभी विद्यालयों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करना। समष्टि के अंतर्गत अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ करना, यानी कि अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया सीआरसी के द्वारा। वेतन बांटना, फर्नीचर वितरित करना और उपकरण तथा लेखक सामग्री प्रदान करना, ये सीआरसी के वर्क हैं। इसी तरह से आप अन्य वर्कों को भी पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वहीं अपने चैनल एग्ज़ाम नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लें।